नमस्कार दोस्तों, मैं केशव गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर। दोस्तों, टॉपिक चल रहा है हमारा बीएड सेकेंड ईयर में सेकेंड पेपर असेसमेंट ऑफ लर्निंग में विधियां। किसकी विधियां? आकलन की विधि, है ना। जिसमें मैंने आपको पहले इससे आज के टॉपिक से पहले कुछ विधियों के बारे में बता दिया था। जैसे इससे पहले मैंने आपको उपलब्धि परीक्षण के बारे में बताया, उपलब्धि परीक्षण के बाद निदानात्मक परीक्षण के बाद बारे में बताया, और आज मैं टॉपिक लाया हूँ दोस्तों इसी क्रम में उपचारात्मक शिक्षण। क्या है आज का टॉपिक? उपचारात्मक शिक्षण, है ना। रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। बात करते हैं दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण है क्या, है ना। मैंने वैसे इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि निदानात्मक और उपचारात्मक, है ना। पहले जब किसी बालक के सामने सीखने में कोई कठिनाई आती है या उसका सीखने में ध्यान नहीं है ना, या फिर सीखने के प्रति वो लापरवाह है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है एक शिक्षक होने के नाते हमारी कि हम उसका पहले निदान करें। निदान मतलब आपको पता है, मैंने पूरा पढ़ा दिया पहले आपको। पता लगाना, कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना कि आखिर उस बालक के सामने क्या समस्या है, क्या कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों का हम पता लगाएं, वो कहलाता हमारा निदान। और जब हमें पता लग जाएगा कारणों का, समस्याओं का, कठिनाइयों का, उसके बाद हम अगले स्टेप पर जाते हैं, उसके उपचार। उपचार मतलब उन कठिनाइयों को दूर करना, है ना। बालक के सामने क्या कठिनाइयां हैं, क्या समस्याएं हैं, या फिर बालक क्यों नहीं रुचि ले रहा है ना, क्यों नहीं ध्यान दे पा रहा है, ऐसे कारणों का पता लगाकर फिर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनेक स्टेप्स उठाते हैं, अनेक कदम उठाते, अनेक विधियों को काम लेते, अनेक प्रविधियों को काम लेते हैं, है ना। या यूँ कहें अनेक मार्ग अपनाते हैं जिनके द्वारा उन कठिनाइयों को दूर कर सके। उन मार्गों को अपनाना ही क्या कहलाता है दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है ना। एक परिभाषा है, जो परिभाषा दी है उपचारात्मक शिक्षण की, योकम एवं सिम्पसन, है ना। योकम एवं सिम्पसन ने एक परिभाषा दी है। क्या दी है? उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण समस्याओं को दूर करने हेतु उपयोग में लाया गया एक मार्ग है जिसमें, आगे क्या है इसका? जिसमें सभी प्रकार की त्रुटियों को दूर कर बालक को सिखाने का प्रयास किया जाता है।
है ना। ये किसने परिभाषा दी है दोस्तों, योकम एवं सिम्पसन। अब सीधी सी परिभाषा देखो, उपचारात्मक शिक्षण समस्याओं को दूर करने हेतु उपयोग में लाया गया एक मार्ग एक तरीका है या एक विधि है, कुछ भी लिखते हैं आप, है ना, जिसमें सभी प्रकार की त्रुटियां, मतलब बालक जो गलतियां कर रहा है, सीखने में गलतियां कर रहा है, समझने में गलतियां कर रहा है ना, कोई भी बालक की त्रुटि हो रही है बालक के द्वारा, उन त्रुटियों को दूर कर बालक को सिखाने का प्रयास किया जाए, है ना। मतलब ये बात फैक्ट है दोस्तों कि आपको मैंने पहले उदाहरण दे रखा है कि जब हम किसी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमारा निर्धारण करता है, मीन्स पता लगाता है कि इस बीमारी का कारण क्या है, और जब पता लग जाता है तो उसका उपचार करते हैं। अब उपचार करने के लिए जो उसे अच्छा लगता है, जो उसके समझ में अच्छा आता है, उपचार वो दे देता है। यही एक शिक्षक का काम है कि सबसे पहले निदान करें और निदान करने के बाद उसका उपचार करें, है ना। उपचार क्यों करें, ताकि बालक के अंदर जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उन कमियों को हम दूर कर सकें, ठीक है ना। अब उन कमियों को दूर करने के लिए कौन से उपचार की जरूरत है, तो इसके लिए हम 2 प्रकार के उपचार काम लेते हैं। डॉक्टर भी लेता है क्या, कि छोटी बीमारी है, नॉर्मल मेडिसिन दे दी, तो हम शिक्षक होने के नाते यदि गलतियां छोटी हैं या कमियां बहुत ही नॉर्मल हैं, सामान्य कमियां हैं, तो उनको हम छोटे मोटे प्रयासों से बालक की उपचार कर देते हैं। और यदि गंभीर बीमारी है, मतलब बालक की बहुत बड़ी कमियां हैं, तो फिर उसके लिए विशिष्ट तरीकों को काम लेते हैं। जैसे डॉक्टर गंभीर बीमारी है तो विशिष्ट उपचार रेफर भी कर देता है आगे। ये स्थिति से हमारी शिक्षक की होती है। यदि बालक की छोटी मोटी गलतियां हैं तो हम साधारण उपचार उसका कर देते हैं। जैसे अब क्या करें, तो अब बात आती है दोस्तों हमारी कि उपचार में कौन कौन सी विधियां काम लें। तो देखो इसमें जब हम बात करते हैं सामान्य तरीके कौन कौन से, तो दोस्तों इसमें जैसे लिख दें उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया, है ना। तो कौन कौन सी प्रक्रियाओं के द्वारा हम बालक का उपचार करें, है ना। तो मैंने बताया 2 प्रक्रिया होती हैं, कौन कौन सी, एक तो सामान्य प्रक्रिया और दूसरा विशिष्ट प्रक्रिया, विशिष्ट प्रक्रिया, है ना। अब सामान्य प्रक्रिया क्या है, तो सामान्य प्रक्रिया में दोस्तों आप जनरली काम लेते हैं, जैसे बालक को पुनर्बलन देना, है ना, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, बालक को सीखने के लिए भावात्मक रूप से तैयार करना, है ना। फिर बालक को सीखने के लिए सामाजिक रूप से तैयार करना, है ना। ये सारी सामान्य प्रक्रिया जिनको हम काम लेते हैं, एक शिक्षक होने के नाते क्लास में हम काम लेते हैं। कैसे लेते हैं देखें इनमें, पुनर्बलन, बालक को हम रिइंफोर्स करें, बालक को हम पुनर्बलन दें। कैसे दें पुनर्बलन, कि हम देख रहे हैं कि बालक में कमियां तो हैं, लेकिन कहीं कहीं उसने सही काम कर दिया, तो तुरंत उसे हमें, जैसे आप सीखते हैं जब आपको माइक्रो टीचिंग होता है, जब आप लेसन प्लान में जाते हो, तो उस समय हम सिखाते हैं आपको कि बालक को रीइंफोर्स करना चाहिए, पुनर्बलित करना चाहिए। उसने कोई क्वेश्चन का जवाब दिया, उसको हमने कोई अच्छा सा पुनर्बलन दे दिया,
है ना, या उसने कोई अच्छा सकारात्मक काम कर दिया, हमने उसको आकर के पीठ थपथपा दी, शाबाशी दे दी, पुनर्बलन दे दिया। तो इससे क्या होगा, बालक में जो अपने खुद के प्रति एक जो हीनता की भावना है, वो हीनता की भावना उसकी बाहर निकलेगी और उसमें एक ये आत्मविश्वास पैदा होगा कि मुझ में सीखने की क्षमता है, मैं सीख सकता हूँ। तो ये छोटी छोटी बातों से हम बालक की कमियों को दूर कर लेते हैं। पुनर्बलन हो गया। उसके बाद अभिप्रेरित करना, सीखने के लिए मोटिवेट करना, सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। इसके बाद भावात्मक रूप से तैयार करना, इमोशनली। कैसे कि हम जब वो बालक ध्यान नहीं दे रहा है, रुचि उसकी सीखने में नहीं है, या फिर और भी उसके सामने कोई सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक या फिर फ्रेंड सर्कल की तरफ से या कॉलेज के माहौल में बालक सीखने में रुचि नहीं ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें उसे भावात्मक रूप से भी जोड़ देना चाहिए। भावात्मक रूप से कैसे जोड़ दें हम उसे, कि उसको हम उदाहरण दें, है ना, अपने उसके दोस्तों के उदाहरण दें, या फिर उसकी फैमिली में कोई आगे बढ़ चुका है एजुकेशन क्षेत्र में, उसका उदाहरण दें, तो उसमें इमोशंस पैदा हो जाएंगे। कैसे कि जब मेरा बड़ा भाई एजुकेशन लेकर सीख करके आगे बढ़ गया, कोई अच्छा सामाजिक या कैसा भी पद उसने प्राप्त कर लिया, उसके समाज में सम्मान है, तो ऐसी स्थिति में मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो निश्चित है कि छोटे छोटे प्रयासों से भी बालक सीखने के लिए प्रेरित हो जाएगा, और यही हमारा एक उपचार है ना। ऐसे फिर लास्ट का सामाजिक रूप से तैयार करना। मैंने सामाजिक रूप से तैयार कैसे करें, कि उसे हम, आपको कई, जैसे शिक्षक हैं भैया आप, तो शिक्षक होने के नाते जिम्मेदारी है हमारी कि हम बालक को उदाहरण दें, उसके परिचित व्यक्तियों को उदाहरण दें कि देखो वो पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन गया, तो जब वो गांव में आता है, घर में आता है, तो लोग कितना उसका सम्मान करते हैं, है ना, कितनी इज्जत देते हैं उसे। तो तुम्हें भी पढ़ना चाहिए, तुम्हारा भी सम्मान होगा। तो छोटे छोटे बालकों का दिल तो बहुत कोमल होता है, तो उसे इन बातों से हम सीखने, उसकी कठिनाइयों को, उसकी समस्याओं को या उसकी त्रुटियों को हम दूर कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ये तो हुई क्या, एक सामान्य प्रक्रिया जिसको हम दिन प्रतिदिन क्लास में, क्लास के बाहर, जहाँ भी बालक हमें मिलता है वहाँ पे काम लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों विशिष्ट प्रक्रिया। अब विशिष्ट प्रक्रिया कौन कौन से दोस्तों, 3-4 इसमें हैं विशिष्ट प्रक्रियाओं में, जिसमें जैसे एक सबसे बढ़िया है अनुवर्ग क्रिया, है ना, या अनुवर्ग शिक्षा। क्या है विशिष्ट में, बहुत अच्छा शब्द दोस्तों ये, अनुवर्ग शिक्षा। अब आप सोचेंगे अनुवर्ग क्या है दोस्तों, ट्यूशन मेथड को अनुवर्ग विधि कहते हैं, है ना। जो अपन ट्यूशन जाते हैं ना, ट्यूशन टीचर के पास, वो ट्यूटोरियल मेथड है ना। क्या है इसका अंग्रेजी में है तो ट्यूटोरियल एजुकेशन, अनुवर्ग शिक्षा। मतलब अब ट्यूटोरियल किससे बने, ट्यूशन, है ना। ट्यूशन का हिंदी अर्थ दोस्तों अनुवाद है। अब आप सोचेंगे कि ट्यूशन और क्लास मतलब कक्षा शिक्षण और ट्यूटोरियल एजुकेशन अनुवर्ग शिक्षा, इन दोनों में अंतर क्या है। तो दोस्तों जब छोटी कक्षा में, यूं कहते हैं, है ना, देखो कक्षा शिक्षण का मतलब तो हो गया एक ही क्लास में 20, 30, 40, 20 या 20 से अधिक छात्र और एक शिक्षक। 20 छात्र, 25, 30, 40, 35 छात्र एक क्लास में होते हैं, और शिक्षक आकर के ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता है, बालक उसको सुनते हैं, मतलब व्याख्यान विधि। तो क्या होगा कक्षा शिक्षा। और ट्यूटोरियल एजुकेशन क्या है, ट्यूटोरियल मेथड क्या है, जब शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य एक घनिष्ठ संबंध होते हैं, आमने सामने दोनों होते हैं, राउंड टेबल पर दोनों बैठते हैं,
व्याख्यान विधि नहीं होती, मतलब शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है और समझा रहा है, बालक क्लास में बैठकर नीचे या चेयर पर और समझ सुन रहे हैं, वो विधि नहीं। राउंड टेबल मतलब टेबल कुर्सी पर या फर्श पर शिक्षक भी बैठता है, चारों तरफ उसके बच्चे बैठते हैं। बच्चे कितने, छोटी क्लास 5, 7, 8, वो ट्यूटोरियल में जिसमें शिक्षक को ब्लैक बोर्ड काम नहीं लेता बल्कि पेपर पेंसिल काम लेता है। एक कॉपी को लिया, कॉपी में पेन से शिक्षक लिख रहा है और छात्र उसको समझ रहे हैं, और आमने सामने के दोनों संबंध में छात्र उसी समय अपनी सारी समस्याओं का समाधान शिक्षक से ले रहा है। तो इससे क्या होता है, व्यक्तिगत संबंध बनते हैं ट्यूटोरियल मेथड से, है ना। तो कमजोर छात्रों के लिए ये होती है एक व्यवस्था कि कमजोर छात्रों के लिए शिक्षक को अनुवर्ग शिक्षा देनी चाहिए, तो बालक की उन कमियों को निश्चित रूप से दूर कर सकते हैं, है ना। तो अनुवर्ग शिक्षण समझ में आ गया आपको। देखो क्लास शिक्षण, क्लास एजुकेशन और ट्यूटोरियल एजुकेशन दोनों में यही अंतर है। क्लास एजुकेशन में व्याख्यान विधि काम ली जाती है और शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर शिक्षण कार्य कराता है, बालक सुनते हैं। और ट्यूटोरियल मेथड में नो ब्लैक बोर्ड नो चॉक, है ना। पेपर पेंसिल होता है, शिक्षक और छात्र एक साथ बैठते हैं, वो चाहे नीचे फर्श पर बैठे हैं, टेबल कुर्सी पर बैठे, एक साथ बैठते हैं और पेपर पर शिक्षक समझाता है, बालक उनको देखते हैं और अपने पेपर पेंसिल से भी काम लेते हैं। समस्याएं तुरंत उसी समय बालक पूछ लेता है और शिक्षक समझा देता है। ये होता है दोस्तों अनुवर्ग शिक्षण, ठीक है। अगला आता है हमारा दो सारी इंपॉर्टेंट विधियां हैं, है ना। अनुवर्ग शिक्षण के बाद अगला आता है नेक्स्ट जो स्किनर ने दिया था, और वो क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन, है ना। अगला क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन, है ना। अभिक्रमित अनुदेशन किसे, सबसे पहले तो ध्यान रखना दोस्तों, इस अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है, BF स्किनर। फर्स्ट ईयर में टॉपिक बहुत बड़ा है, जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो वहां पर बहुत बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है ना। अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है, स्किनर, BF स्किनर। अभी अभिक्रमित अनुदेशन क्या है ना। ये भी एक ट्यूटोरियल मेथड की तरह होता है, हालांकि इसको हम क्लास एजुकेशन, क्लास टीचिंग में भी काम ले सकते हैं, है ना। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ। उससे पहले अनुदेशन का अर्थ देखें, अनुदेशन क्या है ना। इसकी अंग्रेजी देखेंगे अपन अभिक्रमित अनुदेशन की, तो वो आता है दोस्तों प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, है ना। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अभिक्रमित अनुदेशन। अब दोस्तों इसमें ये शब्द आया आपका अनुदेशन या इंस्ट्रक्शन, ये क्या है। निश्चित है आप ये सोचेंगे, अच्छा चलो आप सोचिए अनुदेशन क्या है। 5 सेकंड का आपके पास टाइम, सोचिए ईमानदारी। जब मैं आपके सामने नहीं हूँ, लाइव नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे जवाब ले रहा हूँ, फिर भी आप कितने पानी में आप खुद पता लगा लें कि अनुदेशन क्या हो सकता है। और अंग्रेजी मैंने लिख दी इंस्ट्रक्शन। 5 सेकंड आपके पास। सोचो, चलो देखो निश्चित है, हालांकि मैं आपसे जवाब नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मैं निश्चित बता दूं कि आप में से 90% छात्र, 10% में नहीं कहता, 10% सही सोच सकते हैं इसका,
लेकिन 90% छात्र इसका मतलब समझ रहे होंगे आदेश देना, है ना, या फिर निर्देश देना। दोस्तों ना तो ये आदेश है ना निर्देश है, क्योंकि आदेश का मतलब तो होता है ऑर्डर और निर्देश का मतलब होता है डायरेक्शन। ये क्या है? इंस्ट्रक्शन। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाऊं क्योंकि आपको आगे काम आएगा भविष्य में एक चीज जो आज मैं समझा रहा हूं कि 3 प्रकार की शिक्षा होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, है ना। औपचारिक शिक्षा जिसका सब कुछ निश्चित होता है, जैसे आपके स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन। यदि आप नियमित रेगुलर रूप में पढ़ रहे हैं क्लास, स्कूल या कॉलेज में, तो आपकी वो कौन सी शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा। कैसे? सब कुछ निश्चित है। देखो स्कूल का टाइम निश्चित, सिलेबस निश्चित, पढ़ाने वाले निश्चित, मतलब सब्जेक्ट का टीचर निश्चित, एग्जाम टाइम निश्चित, रिजल्ट टाइम निश्चित और स्थान निश्चित। स्थान निश्चित कैसे? कि मैं भगवती टीटी कॉलेज का प्रशिक्षणार्थी हूँ, तो आप भगवती टीटी कॉलेज के ही प्रशिक्षणार्थी रहिए, किसी दूसरे कॉलेज के प्रशिक्षणार्थी नहीं बन सकते जब तक आपके उसको डिग्री नहीं आ जाती। निश्चित हो गया, है ना। और बंद कमरा, बंद कमरे का मतलब ये नहीं कि किरवाड़ लगा लिया, लॉक लगा लिया, अंदर से पढ़ाई चल रही है। बंद कमरे का मतलब एक निश्चित स्थान। तो सब कुछ निश्चित है वो होती है। और निश्चित शिक्षा, निश्चित शिक्षा का मतलब पाठ्यक्रम निश्चित, जो पाठ्यक्रम आपका निर्धारित है उसी की शिक्षा आपको उस सेशन में लेनी होगी। ये कहलाता औपचारिक शिक्षा। दूसरी आती है अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, उल्टा कर दो जस्ट। औपचारिक का बिल्कुल उल्टा कर दो अनौपचारिक, जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, ना समय निश्चित, ना स्थान निश्चित, ना सिलेबस निश्चित, ना शिक्षक निश्चित, ना परीक्षा निश्चित, ना परीक्षा परिणाम निश्चित, कुछ भी निश्चित नहीं है। हमको हम जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जब चाहें और जो भी शिक्षा चाहे वो प्राप्त कर लेते हैं, या जो भी व्यक्ति जब भी जहाँ भी मिला, जो भी उसके मस्तिष्क में आया वही शिक्षा आपको उसने चलते चलते दे दी। जैसे घर की शिक्षा, जैसे माँ की शिक्षा, पिता की शिक्षा, बड़े भाई बहन की शिक्षा, क्या है? अनौपचारिक शिक्षा, है ना। देख लो कि जब घर पर हम जाते हैं, मान लो हम एक बच्चा घर से बाजार से घूम घाम करके घर में घुसा और उसे भयंकर तेज प्यास लगी हुई है, तो वो शूज खोलना भूल गया या उसकी आदत नहीं है, शूज नहीं खोले, वो तो शूज सहित ही रसोई में घुस गया। तुरंत माँ उसे डांटेगी कि लखन निकली है ना, घूम का आया है और मेरी रसोई में घुस गया, मेरी रसोई को दूषित कर दिया, है ना, अपवित्र कर दिया। और फिर समझाती है कि बेटा जूते, शूज, चप्पल, सैंडल्स रसोई में नहीं ले जानी चाहिए। तो कोई टाइम था क्या माँ के शिक्षा का? नहीं, शिक्षा देती। बालक समझ गया कि हमें जूते रसोई में नहीं ले जाने चाहिए। कैसी शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है। और तीसरी होती है दोस्तों, मैं इसी पर आ रहा हूँ, आपको ला रहा हूँ अन्वेषण, है ना। तीसरी होती है निरौपचारिक शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, पत्राचार की शिक्षा। करते हो ना आप लोग, डिग्री लेते हो कोटा ओपन से, इग्नू से, क्या है वो? डिस्टेंस एजुकेशन। समझ गए होंगे आप, दूरस्थ शिक्षा जिसे कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा। वो क्या? निरौपचारिक शिक्षा। अब निरौपचारिक शिक्षा में क्या है? सब कुछ निश्चित है, पाठ्यक्रम निश्चित है, एग्जाम निश्चित है, रिजल्ट भी निश्चित है, सब कुछ निश्चित है, किंतु शिक्षक और शिक्षार्थी आमने सामने नहीं है क्या? नहीं। वो कहलाती है जब ऐसी शिक्षा
जिसमें सब कुछ निश्चित है, लेकिन शिक्षक और शिक्षार्थी मतलब पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले आमने सामने नहीं है, निरौपचारिक शिक्षा। समझ गए? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। अब मैं आता हूं दोस्तों, औपचारिक शिक्षा का ही दूसरा नाम क्या है? अनुदेशन। ठीक है, अनुदेशन मीन्स औपचारिक शिक्षा। अनुदेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों? औपचारिक शिक्षा। क्लियर हुआ? कुल मिलाकर अब आप क्लियर कर लो, और मैंने थोड़ा सा आपको डीप ले गया ताकि आप इन चीज़ों को सीख जाएं हमेशा के लिए। कुल मिलाकर जो हमारे बंद कमरे की शिक्षा है, स्कूल एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन है, रेगुलर रूप का, वो क्या कहलाता है? हमारा अनुदेशन कहलाता है। ठीक है, और अब बात आती है अभिक्रमित। अभिक्रमित क्या है ना? तो देखो, अभि मीन्स होता है अंश, और क्रमित मतलब क्रमिक रूप से। अभि मीन्स क्या होता है? अंश, या अंश का मतलब छोटे छोटे टुकड़े, और क्रमित का मतलब क्रमिक रूप से, क्रमबद्ध रूप से, है ना? इसका मतलब आप जोड़ दो तो दोनों क्या हो गया? विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटकर क्रमबद्ध रूप से पढ़ाना क्या कहलाता है? अभिक्रमित अनुदेशन। देख लो, अभिक्रमित का मतलब छोटे छोटे अंशों में क्रमबद्ध रूप से, और अनुदेशन मतलब पढ़ाना। तो क्या हो गया अभिक्रमित अनुदेशन का? बहुत ही मैंने एक बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की तरह आपको समझा दिया। इसका अर्थ दोस्तों भूलना मत इसको कभी भी, क्योंकि आपको निश्चित रूप से आगे कंपटीशन में काम आएगा, है ना? तो अभिक्रमित अनुदेशन का क्या अर्थ हो गया? विषय वस्तु को टुकड़ों में बांटकर, छोटे छोटे अंशों में बांटकर व्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप से पढ़ाने का नाम क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन। इसीलिए दोस्तों जब आप सूत्र पढ़ोगे, शिक्षण के सूत्र, तो उसमें दो सूत्र, आपको सूत्र तो बहुत होते हैं, लेकिन दो सूत्रों का नाम ले रहा हूं मैं आपको। एक सूत्र होता है अंश से पूर्ण की ओर, एक होता है पूर्ण से अंश की ओर, पार्ट टू होल एंड होल टू पार्ट। तो ये सिद्धांत काम करता है दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन वाला, अंश से पूर्ण की ओर, पार्ट टू मतलब विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटे, फिर उसको पढ़ाएं, और इस तरह से उसका संपूर्ण सिलेबस पूरा करें। ये होता है दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन, है ना? तो कुल मिलाकर अभिक्रमित अनुदेशन ये कहना चाह रहा है शिक्षण विशिष्ट प्रक्रियाओं में कि यदि बालक कमजोर है, बालक की रुचि नहीं है, बालक में कमियां हैं जिनका हम निदान कर चुके हैं पहले, तो ऐसे बालकों को हमें कक्षा में ही अभिक्रमित अनुदेशन से पढ़ाना चाहिए, तो निश्चित रूप से बालक की रुचि पैदा हो जाए। लेकिन ये निश्चित, ये ध्यान रखना, ये अभिक्रमित अनुदेशन कैसे बालकों के लिए है? जिनमें कोई कमियां हैं, मतलब ध्यान नहीं दे पा रहा, रुचि नहीं ले रहा है, या कोई समस्या है, या फिर बौद्धिक रूप से कमजोर है, मतलब पिछड़ा है, ऐसे बालकों के लिए हम अभिक्रमित अनुदेशन काम लेंगे। प्रतिभाशाली बालकों के लिए अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, और एक और विशिष्ट प्रक्रिया दोस्तों वो है समायोजन प्रविधि, है ना? तीसरी प्रविधि कौन सी है? पहलू है अंबर, दूसरा अभिक्रमित अनुदेशन, और तीसरा समायोजन प्रविधि, मतलब एडजस्टमेंट डिवाइस। समायोजन प्रविधि सीधी है। अब देखो ये प्रविधि क्या कहती है कि जब बालक के सामने कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, तो उन बालकों को उनकी योग्यता, उनकी मानसिक योग्यता, उनकी शारीरिक योग्यता, उनकी क्षमता, उनका कौशल, या फिर और उनकी बोधगम्यता आदि के अनुसार अधगम को समायोजित करने का अवसर मिलना चाहिए। क्या कहा?
बालक की शारीरिक योग्यता, बालक की मानसिक योग्यता, बालक की बौद्धिक क्षमता, बालक की बोध क्षमता, है ना, जैसे भी बालक में है उसी के अनुसार उसे अधिगम को एडजस्ट मतलब समायोजित करने का अवसर मिलना चाहिए। समझे इसका मतलब? इसका मतलब हुआ, अब यही बातें लिखना यदि क्वेश्चन आता है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य हुआ कि बालक जिस क्षमता के, बालक में जितनी क्षमता है, अर्थात वो बालक जितना सीख सकता है उतना ही उस बालक को सीखने दें। शिक्षक द्वारा अपनी ओर से उस पर नहीं थोपा जाए कुछ। मान लो बालक 8वीं क्लास में है और वो 8वीं के अन्य बालकों के स्तर के समान समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा, तो और छोटी समस्या का हल कर लेता है, तो छोटी समस्या भी उसे दे। तो क्योंकि हमारा उद्देश्य है, भाई देखो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर पहले ये देखते हैं कि बालक कितनी आयु का है। अब देखो एक ही टैबलेट, उसी टैबलेट को तो वो देता है एक 4 साल के बालक के लिए, उसी को देता है 10 साल के लिए, और इसी को देता है किशोर, और उसी को देता है वयस्क के लिए। लेकिन क्या पूछता है? आयु कितनी? किशोर और वयस्क के बाद तो आयु पूछते ही नहीं, क्योंकि सबके लिए समान मात्रा हो जाती है। लेकिन बच्चे को जब ले जाते तो आयु पूछता है डॉक्टर। कहते हैं 5 साल के टैबलेट के 1/4 पार्ट कर लेना, है ना, और एक पार्ट उसको दे देना, एक भाग दे देना। 10 साल का है, आधी टैबलेट दे देना, कहता है ना। तो क्योंकि उसको उसकी क्षमता, एक्सेप्टेबल क्षमता का पता है डॉक्टर कि 10 साल का बालक कितनी mg को सहन कर सकता है। ये स्थितियां पर एडजस्ट डिवाइस में कि बालक की क्षमता का पता, भाई एक शिक्षक है तो बालक की क्षमताओं का तो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो वो बालक कितना सहन कर सकता है, कितना ग्रहण कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग उसे अवसर देना चाहिए। ये होता है दोस्तों क्या? समायोजन। तो दोस्तों ये विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं कुछ तीनों: अनुवर्ग शिक्षण, अनुक्रमिक अनुदेशन और समायोजन। और ये सामान्य प्रक्रिया, इनके द्वारा हम बालक का उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। मतलब एक कक्षा में बालक क्योंकि देखो हर बालक की अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो पहले तो हम उनका निदान करें, और निदान करने के बाद बालक के जिस प्रकार की समस्या कठिनाई उसी प्रकार उससे प्रक्रियाएं देनी चाहिए, या उसी प्रकार की प्रक्रियाओं को काम लेना चाहिए। ये होता है दोस्तों क्या? उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया, है ना। और एक चीज और इसमें छोटी सी, अब मैंने आपको उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ बता दिया, परिभाषा बता दी, फिर उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रियाएं बता दी। अब लास्ट में आता है कि उपचारात्मक शिक्षण के समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें, है ना। जैसे कुछ बातें मैंने यही बता दी अभी आपको। उपचारात्मक शिक्षण में ध्यातव्य बिंदु, है ना। मतलब क्या हुआ इसका कि कौन कौन से बिंदु, कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान एक शिक्षक को रखना चाहिए उपचारात्मक शिक्षण देते समय, है ना। जैसे मैंने बताया अभी उदाहरण देकर आपको कि डॉक्टर ध्यान रखता है कि 4 साल के बालक को इतना mg देना और 10 साल के बालक को इतना mg देना। अब उसका वो ध्यान नहीं रखेगा तो वो तो सबके लिए एक ही पूरी टैबलेट दे देगा, भाई नेगेटिव क्या जाएंगे, साइड इफेक्ट है, है ना। जो हम उपचार करना चाहते हैं उपचार होगा नहीं, बल्कि बीमारी और बिगड़ जाएगी। मतलब बालक की कठिनाइयां, छात्र छात्राओं की कठिनाइयां और बढ़ जाएंगी यदि हमने कुछ ध्यान देने योग्य बातों का उपचार करते समय ध्यान नहीं रखा। ठीक है ना दोस्तों। तो कौन कौन सी बातें हैं कुछ तुम सोचो, आप भी सोचें कौन कौन सी बातों का हमने, क्योंकि आप भी तो शिक्षक बन रहे हैं, बीएड सेकेंड ईयर में आ गए, फर्स्ट ईयर आपकी हो गई पूरी, तो आधे शिक्षक तो आप बन ही गए। कौन कौन सी बातें सोचना 2 सेकंड में देखो।
चलो 2 सेकंड दिए थे, 5 सेकंड मैं बता दूँ, है ना। देखो मैं इसलिए बार बार आपको मौका इसलिए देता हूँ दोस्तों को, 5 सेकंड का टाइम है, 2 सेकंड का टाइम है, क्योंकि इन बातों को आप सीखें। एक शिक्षक, देखो मैंने आपको निश्चित रूप से कभी न कभी बीएड में किसी न किसी क्लास में बताया होगा, और आता भी एक कोटेशन आता है कि एक अच्छा शिक्षक वो नहीं है जो बालक को सब कुछ सिखाए, वो है जो बालक को सब कुछ सीखने के लिए प्रेरित करे। समझ गए? मतलब मैं आपको सब कुछ बता दूं एक शिक्षक होने के नाते, तो फिर आप खुद क्या सीखेंगे और खुद नहीं सीखेंगे अपने स्तर से, तो अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग कैसे करेंगे। और दोस्तों जब बालक स्वयं अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग नहीं करेगा तो मानसिक क्षमताओं का विकास भी नहीं होगा। इसलिए आज की शिक्षा ये कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसको समस्या दे देंगे। मनोविज्ञान तो यही कहते हैं, थॉर्नडाइक यही कहता है कि बालक को तो बस समस्या दे दो और उसे समस्या समाधान के अवसर दो, समय दो, परिस्थितियां दो, वो बालक निश्चित रूप से समाधान करेगा। आपको समाधान सुझाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए मैंने आपको मौका दे देता हूँ बीच बीच में 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 सेकंड का। तो दोस्तों अब कौन कौन से बिंदु हैं, है ना। तो पहला पॉइंट सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए, बालक जहां पर है उसी जगह से उपचार प्रारंभ करना चाहिए। मतलब क्या होगा कि बालक जिस जगह पर कठिनाई महसूस कर रहा है, जिस जगह पर उसे समस्या आ रही, मान लो जैसे गणित का टॉपिक है और गणित में कोई चीज, कोई सवाल उस पर नहीं आ रहा है, तो उससे पिछली और आगे की बातें नहीं, पिछली बात तो करें, आगे की बात नहीं करें कि चलो इसको तो छोड़ दो, मैं आपको ये समझा दूं। हाँ, जहां पर बालक जो आपके सामने उसकी कठिनाई आ रही है उपस्थित होकर उसी से आपको उसकी समस्या उठानी चाहिए और उपचार करना चाहिए, तो बालक कुछ चीज नहीं। और यदि आपने पहले उसको झिड़क दिया, हड़क दिया, डांट दिया, उसको हीन कर दिया, है ना, उसको आत्म ठेस पहुंचा दी, या फिर आपने भी सोच लिया कि चलो ये नहीं आ रही है, उसको छोड़ो, आगे की चीज बता दो, बालक आप में कभी रुचि नहीं लेगा, बल्कि आपसे दूर हो जाए। तो पहला क्या है दोस्तों कि जहां पर उस जगह से उपचार करना चाहिए, है ना। दूसरा, बालक की प्रगति की समय समय पर बालक को रिपोर्ट देनी चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका कि बालक ने उपचार करने के बाद और क्या प्रोग्रेस की, क्या प्रगति की, क्या उसने नया किया, उसकी उसे सामने उसकी रिपोर्ट रखनी चाहिए, बताना चाहिए, ताकि वो बालक और ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित होगा। ग्राफ के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से उस बालक की आपका एजुकेशन का ग्राफ अब इतना बढ़ चुका है, उसे मोटिवेट करना चाहिए। और उस बालक को पता भी होना चाहिए, उसकी खुद की प्रोग्रेस का पता होना चाहिए, ताकि वो बालक और ज्यादा सीखने के लिए तैयार हो जाए, है ना। ये भी हमें करना चाहिए। तीसरा, छात्र को कभी भी उसकी कमजोरी के कारण, हीनता से ग्रस्त नहीं होने देना चाहिए। मतलब बालक में कमजोरी
कमजोरी है ना, किसी न किसी क्षेत्र में हर बालक में कमजोरी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षक उसे और ज्यादा हीनता बना दो, उसमें इन्फेरिटी पैदा कर दे। उस बालक को उस हीनता से बाहर निकालना चाहिए और होना भी चाहिए शिक्षक के द्वारा कि नहीं बेटा आप कर सकते हो, आप में इतनी काबिलियत है, आप में इतनी क्षमता है कि आप ऐसी इन कठिनाइयों को दूर कर सकते हो। ये हमारी जिम्मेदारी है ना। तो बल्कि और जब ऐसा भी हो जाता कभी कभार कि कमजोर बालक है या फिर बालक ध्यान नहीं दे पा रहा, उसे और ज्यादा हम टॉर्चर कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी बालक को हमें समय समय पर मोटिवेशन देना चाहिए। ठीक है, और एक दो पॉइंट और देख लेते हैं दोस्तों इसमें। अभ्यास कार्य है ना, हाँ 2 पॉइंट और ले लें इसमें। चौथा, अभ्यास कार्य के द्वारा, अभ्यास कार्य के द्वारा बालकों की कठिनाइयों का उपचार, मतलब बालक को प्रैक्टिस सेट देने चाहिए, है ना, अभ्यास कार्य देना चाहिए। क्योंकि अभ्यास कार्य के द्वारा भी बालक आते ना प्रैक्टिस सेट, है ना। अब प्रैक्टिस सेट बाजार में से आते, हम खुद दे दे बालक बनाकर लिखवा कर, तो बालक जब वो प्रैक्टिस करेगा घर पर तो निश्चित रूप से वो खुद अपनी कठिनाइयों को, समस्याओं का, कमजोरियों को दूर करे, है ना। और लास्ट में एक चीज और ध्यान रखनी होगी दोस्तों इसमें, प्रश्न माला का उपयोग, मतलब बालकों से प्रश्न पूछकर, बालकों को प्रश्न लिखवा कर, उन प्रश्नों के समाधान या जवाब लिखवा कर हम उसका उपचार भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका आज तीसरा प्रकार का शिक्षण हो गया। कौन सा? उपचारात्मक शिक्षण। पहला आपका हो गया उपलब्धि परीक्षण, दूसरा हो गया निदानात्मक शिक्षण, तीसरा हो गया उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, थैंक यू, सो थैंक यू।